हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का फोर्थ वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने चार्टर एक्ट 1813 देख लिया था। दोस्तों, ये एक्ट और इसके बाद जो एक्ट आएगा चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1833, ये दोनों एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम पूरा ब्रिटिश रूल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें तो इसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया हुआ है। फर्स्ट रूल कंपनी रूल होगा, जो चार्टर एक्ट 1873 से लेके चार्टर एक्ट 1853 तक रहेगा। उसके बाद के आने वाले सारे जो भी एक्ट होंगे वो इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से होंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमें पता है 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को ओवर रूल कर लेती है और जो भी रीजन ब्रिटिश कंपनी के अंदर आते हैं उस टाइम वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। और ब्रिटिश जो इंडियन रीजन होता है वो टोटली क्वीन विक्टोरिया के अंतर्गत आ जाता है। तो 1857 के बाद आने वाले जो भी चार्टर होंगे वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट 53 तक या फिर जो 1857 तक इनडायरेक्टली तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रहता है। लेकिन 1857 के बाद एक डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है ब्रिटिश एम्पायर पे। तो अगर इसको हम अपने ध्यान में रखें तो चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर हम 1793 चार्टर एक्ट की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि जो पावर्स होती है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर्स होती है, वो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही होती है। तो अगर हम चार्टर एक्ट 1793 की बात करें तो उस टाइम जो गवर्नर ऑफ बंगाल और जो गवर्नर ऑफ मद्रास जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे होते हैं उनकी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ट्रांसफर कर दी जाती है। और मैंने उस टाइम ये भी बोला था कि जो ये सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो चार्टर एक्ट 1833 में पीक पे आ जाएगी। और इस एक्ट में वही प्रोविजन आता है कि जो इनकी लेजिस्लेटिव पावर होती है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इनकी लेजिस्लेटिव पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ट्रांसफर कर दी जाती है और इनकी पोस्ट का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा मींस वो तो एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सिर्फ बंगाल रीजन में नहीं होगी, ये बंगाल रीजन में तो होगी, इसके साथ साथ होल ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, मतलब इसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी पूरे इंडियन सब कंटिनेंट पे ओवर रूल करेंगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक बात और पिछली वीडियो में की थी कि जो कंपनी का जो ट्रेडिंग मोनोपोली होती है, हमने उस लास्ट टाइम में भी बात किया हुआ था कि एक जेम्स एडम स्मिथ नाम के एक इकोनॉमिस्ट आते हैं और वो लेसेज फेयर की बात करते हैं, मतलब फ्री ट्रेड की बात करते हैं। इसके अलावा उस टाइम इंडिया अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी यूरोप में बढ़ रहा होता है। तो कई ढेर सारी कंपनियां नए नए, जैसे आज हम इंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि ढेर सारे इंटरप्रेन्योर्स आ रहे थे, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो कई टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया तो उन्हें मार्केट की जरूरत थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो मोनोपोली थी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस टाइम के हिसाब से, आज के हिसाब से भी और उस टाइम के हिसाब से भी एक बहुत ही बड़ा रीजन था। तो उन्हें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक मार्केट की तलाश थी। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो जो और एंटरप्रेन्योर्स थे, जो और इंडस्ट्री उभर के आ रही थी, तो उन्हें अपने सामान के निर्यात के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए या फिर उन्हें नई मार्केट ढूंढने के लिए बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो उनका प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट पड़ता है और इस बार हमने एक चार्टर एक 1813 आता है जिसमें मोनोपोली तो खत्म कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन इसके बावजूद टी और ट्रेड विद चाइना, इन दोनों पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बरकरार रहती है। लेकिन इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1833 में, वो भी खत्म कर दी जाती है। मतलब अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो उसकी मोनोपोली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अब ना के बराबर रहती है और वो पूरे तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर इंडिया में रह जाती है। हमने चार्टर एक्ट 1773 में देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया था उसे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रदान की गई थी जिसमें 4 मेंबर थे।
और यही जब अमेंडमेंट एक्ट 1786 होता है तो उसमें जो एक पोस्ट कमांडर इन चीफ की होती है तो उसे हटा दिया जाता है। तो एज पर चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें 3 मेंबर होते हैं। इस एक्ट में एक प्रोविजन जोड़ा जाता है जिसके तहत एक मेंबर एज ए लॉ मेंबर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और ऐड कर दिया जाता है। और इस लॉ मेंबर का जो मेन काम होता है दोस्तों, इसका मेन काम होता है जो उस टाइम के रूल्स और रेगुलेशन होते थे जो यहाँ के लोगों को गवर्न करते थे। मैंने बात की थी सेटलमेंट एक्ट की। सेटलमेंट एक्ट इन 1781 जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो बंगाल के जो इनहेबिटेंट्स से जो वहां पर लोग रहते थे उनके ऊपर भी लागू कर दिया जाता है। और जो उनको गवर्न करने के जो रूल होते थे वो उनके धर्मशास्त्र और शरिया के हिसाब से होता है। लेकिन इसमें नया प्रोविजन जोड़ा जाता है और उसको एकीकृत करने की कोशिश की जाती है, कोडिफाई करने की कोशिश की जाती है। और ये फर्स्ट टाइम होता है कि जब जो जुरिस्डिक्शन एक के जो रूल होते हैं कि किस रूल पे जुरिस्डिक्शन होगा या फिर जो पॉलिसिंग की व्यवस्था होगी किस आधार पे की जाएगी, उसको कोडिफाई करने का ये फर्स्ट स्टेप होता है। इस एक्ट के थ्रू दोस्तों एक प्रोविजन और जोड़ते हैं जिसके थ्रू ओपन कंपटीशन का प्रोविजन लाने की बात की जाती है। लेकिन ये प्रोविजन सफल नहीं हो पाता क्योंकि जो उस टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के शेयर होल्डर के ही नॉमिनी होते हैं, वो इसका खुल के विरोध करते हैं। इस प्रोविजन के तहत ये सुझाव दिया जाता है कि जो भी ऑफिशियल्स इंडिया में आएंगे, जैसे उस टाइम गवर्नर बनते थे या उनके नीचे के जो ऑफिशियल एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे जो होते थे, उस टाइम क्या था कि जो भी उनका सिलेक्शन होता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपने खुद के हिसाब से करते थे। इसके पहले उनकी से बहुत रहती थी, वो जिसे चाहते थे उसे ही अपने कंपनी के अंदर एज ए ऑफिशियल या किसी अच्छे पोस्ट पे सेलेक्ट करके भेज देते थे। और इससे इनकी पावर कम होने के चांसेस थे, इसलिए इन्होंने इसका खुल के विरोध किया हुआ था। मैंने पहले ही कहा था कि जो चार्टर एक्ट 13 के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी, तो उसकी वजह से जो भी वहां पे एंटरप्रेन्योर्स थे या बिजनेस करने वाले लोग थे वो यहाँ पर आकर बिजनेस कर सकते थे। इसके साथ ही इस एक्ट के थ्रू उन्हें सेटल होने की भी परमिशन दे दी जाती है। 1833 की एक्ट में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आगे के 20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है और उसके 20 सालों बाद एक नया एक्ट चार्टर एक्ट 1853 पास किया जाता है। दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये लास्ट एक्ट होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर कंपनी को ओवररूल कर लेता है और ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट रूल इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आ जाता है। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके सारे प्रोविजन को हम वन बाय वन देखते चलेंगे। दोस्तों इसमें जो पहला प्रोविजन और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है कि इसमें जो अगर हम पीछे के एक्ट में देखें तो गवर्नर जनरल के पास एक काउंसिल होती है जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। और दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाम से तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, पर सारे जो लेजिस्लेटिव वर्क भी होते हैं वो इसी काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन इस एक्ट में एक प्रोविजन जोड़ा जाता है जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग कर दिया जाता है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो एक नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है जिसमें 6 मेंबर होते हैं। और जब भी कभी कोई लेजिस्लेशन का प्रोसेस चलता है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलके उस रूल को बनाते हैं। जब फर्स्ट टाइम इस एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है तो उसमें 6 मेंबर रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई हमें कानून बनाना है, किसी चीज पे कानून बनाना है, तो हमारे पास एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। जब भी कानून बनाना होगा तो हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 4 मेंबर होते हैं और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उसमें 6 मेंबर होते हैं। तो वो दोनों मेंबर साथ में बैठेंगे यानी 6 + 4/10 और उनकी मेजोरिटी से उस कानून को पास किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने लास्ट एक्ट में देखा था कि ओपन मेरिट सिस्टम लाने की व्यवस्था 1833 में की जाती है जिसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बहुत ही विरोध करते हैं। लेकिन उसके बाद एक मकौले कमेटी, लास्ट में हमने देखा था कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर ऐड किया जाता है जो लॉ मेंबर होता है
और वो सारे रूल और रेगुलेशन को कोडिफाई करने का काम करता है। वो मेंबर मकौले साहब होते हैं और इनकी ही अध्यक्षता में, इनकी ही प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी का गठन किया जाता है जो कि ओपन मेरिट सिस्टम को पास करता है। और इस एक्ट में ये प्रोविजन ऐड कर दिया जाता है कि इसके आने के इस एक्ट के बाद जो भी रिक्रूटमेंट होंगे वो ओपन मेरिट बेस्ड कंपटीशन के थ्रू ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें, जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो भी रिक्रूटमेंट होते थे वो उनको दो कैटेगरी में बांटा गया था। एक कोवेनेंट पोस्ट होती थी, एक नॉन कोवेनेंट पोस्ट होती थी। जो कोवेनेंट पोस्ट थी वो टोटली रिजर्व थी ब्रिटिशर्स के लिए, और नॉन कोवेनेंट पोस्ट में यहाँ के जो नेटिव थे, जो इंडियंस थे, उनको मौका दे दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट में एक प्रोविजन और ऐड किया गया कि जो कोवेनेंट पोस्ट होगी उसके लिए भी इंडियंस को यानी नेटिव्स को एलिजिबल कर दिया गया। इस एक्ट के थ्रू दोस्तों लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ावा दिया गया। अगर हम 1853 की बात करें तो उस टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश का रूल था उसे 4 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, जो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, हालांकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे टोटली आइसोलेट किया गया था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ये 4 प्रोविंस थे वहां से रिप्रेजेंटेशन का काम किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, जैसे चार्टर एक्ट 1893 में 20 सालों के लिए बढ़ाया गया, 1793 में 20 सालों के लिए बढ़ाया गया, उसके बाद 1813 में 20 सालों के लिए बढ़ाया गया, और ऐसे ही 1833 में भी 20 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि शायद ये एक इंडिकेशन ही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया गया वो अनडेफिनेट टाइम के लिए किया गया। इसका मतलब ये था कि ये कभी भी टर्मिनेट कर सकते थे और कभी भी ओवरटेक कर सकते थे। और हम आगे देखेंगे जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 होता है, उसके जस्ट तुरंत बाद 1858 में एक्ट आता है जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को टर्मिनेट कर दिया जाता है और ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरीके से डायरेक्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद जो भी एक्ट आएंगे उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।